कहानी की शुरुआत में हमें न्यूक्लियर वॉर के बाद की दुनिया दिखाई जाती है, जो पूरी तरह से बंजर बन चुकी है। यहाँ लोगों के पास न खाना बचा है और न ही पीने के लिए पानी, जिस वजह से इंसान के ही दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन इस उजड़ी हुई दुनिया में आज भी एक ऐसी जगह है जहाँ हरियाली मौजूद है, जिसे हरी घाटी के नाम से जाना जाता है। वहाँ लोगों के पास खाना है, पीने के लिए साफ पानी है और जीने के लिए शुद्ध हवा है। लेकिन यह जन्नत इसलिए बची हुई है क्योंकि यहाँ के लोगों ने आज तक इस जगह को बाहरी दुनिया से छुपा कर रखा होता है। वे लोग जानते हैं कि अगर बाहरी दुनिया को इस जगह के बारे में पता चला तो वे लोग इसे भी बर्बाद कर देंगे। इसलिए यह लोग आज भी इस जगह की हिफाजत कर रहे हैं। इसके बाद हम हरी घाटी में फ्यूरियोसा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो पेड़ से फल तोड़ रही होती है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ देखती है तो उसे वहाँ कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो रेगिस्तानी लुटेरे थे और वह यहाँ खाने की तलाश में आए थे। फ्यूरियोसा अपनी दोस्त को चुप रहकर वहीं रुकने को कहती है और वह खुद धीरे धीरे उन लोगों की तरफ बढ़ती है। फिर चुपके से उनकी बाइक्स के पास पहुंचकर चाकू की मदद से उनके एक बाइक की फ्यूल पाइप काट देती है। लेकिन जैसे ही वह दूसरी बाइक के पास जाती है तभी एक बाइकर उसे देख लेता है। फ्यूरियोसा उसके पैर पर चाकू घुसाकर वहां से भागने लगती है और सीटी बजाकर अपने लोगों को अलर्ट कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वह अपने इलाके तक पहुंच पाती, एक बाइकर रस्सी फेंककर उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वे उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। दूसरी ओर हम फ्यूरियोसा की माँ को देखते हैं, जिसका नाम जवासा है। वह सिटी की आवाज सुनकर समझ जाती है कि उसकी बेटी मुसीबत में है। वह तुरंत अपने एक साथी के साथ घोड़े पर सवार होकर उनका पीछा करने निकल पड़ती है। फ्यूरियोसा की माँ पीछा करते हुए एक राइडर को मारकर उसकी बाइक छीन लेती है। मगर इससे पहले कि जवासा बाइक लेकर वहाँ से आगे बढ़ती, तभी उसकी दोस्त वहाँ आकर कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन जवासा कहती है, नहीं, तुम्हारी जरूरत यहाँ है, तुम यही रुको, मैं जल्द ही फ्यूरियोसा को लेकर वापस आ जाऊंगी। इसके बाद जवासा की दोस्त उसे गन और कुछ बुलेट्स देती है और उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी को भी इस हरी घाटी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। साथ ही जो लोग इस जगह को देख चुके हैं उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जिसके बाद जवासा बाइक लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। दूसरी तरफ 3 बाइकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जवासा स्नाइपर से एक बाइकर की खोपड़ी उड़ा देती है। यह देखकर बाकी 2 बाइकर डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि स्नाइपर से बचना आसान नहीं होगा। जिसके बाद वे दोनों उस मरे हुए बाइकर की बाइक का फ्यूल टैंक खोल देते हैं और उसके आगे के पहिए को निकालकर अपनी बाइक के पीछे बांध देते हैं, ताकि उस पहिए से उड़ने वाली धूल की वजह से जवासा उन पर निशाना न लगा सके। इसी बीच जब फ्यूरियोसा को होश आता है तो वह भी एक तरकीब लगाती है। वह दांतों से फ्यूल पाइप काट देती है ताकि वे ज्यादा दूर ना भाग सके। दूसरी तरफ जवासा उस बाइक को देखती है जो उसकी बाइक से ज्यादा पावरफुल होती है। वह अपनी बाइक का पहिया और तेल का टैंक निकालकर उस बाइक में लगा देती है। अब वह भी बहुत तेज रफ्तार से उन बाइकरों का पीछा करने लगती है। वहीं उन दोनों बाइकों में से एक बाइक का फ्यूल खत्म हो जाता है। वे समझ जाते हैं कि फ्यूरियोसा ने उनका तेल का पाइप काट दिया है। तभी वो देखते हैं कि जवासा उस पावरफुल बाइक को लेकर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है, जिस वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है कि तुमने उस थंडर बाइक को खराब क्यों नहीं किया। इसी मौके का फायदा उठाकर फ्यूरियोसा चाकू की मदद से अपने हाथ पर बंधी रस्सी काट देती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो बाइकर उसे फिर से पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ जवासा उनका पीछा करते हुए एक ऊंची जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ से वह उन बाइकर पर निशाना लगाने की कोशिश करती है। लेकिन वे बाइकर्स स्नाइपर की रेंज से बाहर होते हैं, इसीलिए वह अपनी बाइक घुमाकर दूसरी ऊंची जगह पर जाती है। वहाँ पहुंचकर वह देखती है कि सामने एक बड़ी बस्ती है, जहाँ बहुत सारे बाइकर मौजूद हैं और वे दोनों बाइकर उसी तरफ जा रहे हैं। जवासा समझ जाती है कि अगर वे एक बार उस बस्ती तक पहुंच गए तो फ्यूरियोसा को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जवासा उन बाइकरों पर निशाना लगाती है, लेकिन एक बाइकर ने फ्यूरियोसा को अपनी पीठ पर बांध रखा होता है। जवासा उस बाइक के पहिए पर गोली मारती है, लेकिन फिर भी वह नहीं रुकता। इसके बाद जवासा दूसरे बाइकर के सिर पर गोली मारती है, जिससे वह वहीं गिर जाता है। जवासा उस बाइकर पर भी निशाना लगाने की कोशिश करती है, मगर फ्यूरियोसा पीछे बंधी होने की वजह से वह उस पर निशाना नहीं लगा पाती। अब वह बाइकर फ्यूरियोसा को लेकर बस्ती तक पहुंच जाता है और फ्यूरियोसा को डिमेंटस के पास ले जाने लगता है, जो इन सब का लीडर है। क्योंकि उसने डिमेंटस को खुश कर दिया तो उसे अच्छा खाना पानी सब मिलेगा। मगर जैसे ही वह अंदर पहुंचता है तो बाकी ताकतवर लोग फ्यूरियोसा को उससे छीन लेते हैं। वे उससे पूछते हैं कि इस लड़की को कहाँ से लाए हो। तब वह बताता है कि यह एक ऐसी जगह से आई है जहाँ काफी हरियाली है और वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ऐसी जगह की तलाश हर किसी को थी। तब वह आदमी उससे उस जगह के बारे में पूछता है, मगर वह बाइकर कहता है कि मैं सिर्फ डिमेंटस को ही बताऊंगा। अब वह आदमी फ्यूरियोसा को लेकर डिमेंटस के पास जाने लगता है। फ्यूरियोसा समझ जाती है कि अब उसके इलाके पर बड़ा खतरा आने वाला है, क्योंकि अगर इस बाइकर ने डिमेंटस को उस जगह के बारे में बताया तो डिमेंटस अपने लोगों के साथ उस इलाके पर कब्जा कर लेगा। इसलिए मौका मिलते ही फ्यूरियोसा उस बाइकर के गले में लटकी रस्सी को बाइक के टायर में फंसा देती है, जिससे वह बाइकर बुरी तरह घायल हो जाता है। दूसरी तरफ जवासा दूर से स्नाइपर से उस बस्ती पर नजर रख रही होती है। वह फ्यूरियोसा को बचाने का सही मौका ढूंढ
ढूंढ रही होती है। तभी उसे दूर एक रेतीला तूफान आता हुआ दिखाई देता है। इधर उस बाइकर को काफी चोट आई थी, इसलिए बाकी लोग फ्यूरियोसा को पकड़कर डिमेंटस के पास ले जाते हैं। वहाँ एक डॉक्टर फ्यूरियोसा के आंख, मुंह और हाथ को अच्छी तरह से चेक करता है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि परमाणु हमले के बाद जो भी बच्चे पैदा होते थे उनमें कोई न कोई बीमारी या फिर वो हैंडीकैप पैदा होते थे, लेकिन फ्यूरियोसा एकदम स्वस्थ थी। डिमेंटस उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो, लेकिन फ्यूरियोसा कोई जवाब नहीं देती। तब डिमेंटस के आदमी उस बाइकर को पकड़कर लाते हैं जो फ्यूरियोसा को यहाँ लेकर आया था, लेकिन उसके गले में चोट लगने की वजह से वह बोल नहीं पाता। तब दो लोग उसे पकड़कर उल्टा लटका देते हैं और रेत पर उस जगह का नक्शा बनाने को कहते हैं। इसी बीच फ्यूरियोसा उसे जोर से लात मारती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। डिमेंटस समझ जाता है कि यह लड़की इतनी आसानी से कुछ नहीं बताएगी, इसलिए वह उसके साथ नरमी से पेश आता है और अपने लोगों को हुक्म देता है कि इसे ले जाओ और इसका अच्छे से ख्याल रखो, इसे साफ पानी और अच्छा खाना दो और कोई भी इसे परेशान मत करना। इसके बाद फ्यूरियोसा को एक तंबू में ले जाया जाता है, जहाँ एक लड़की उसके हाथ पैर साफ करती है। इधर जवासा एक राइडर के कपड़े पहन लेती है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए, जिसके बाद फ्यूरियोसा को बचाने के लिए निकल पड़ती है। तूफान का फायदा उठाकर जवासा कैंप तक पहुंच जाती है और डिमेंटस के 2 आदमियों को मार देती है, लेकिन जैसे ही वह एक आखिरी लड़की को मारने वाली होती है, तब वह लड़की उसके सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है, मुझे मत मारो, मैं भी तुम्हारी तरह एक बच्चे की माँ हूँ। यह सुनकर जवासा को उस पर तरस आ जाता है और वह उसे छोड़ देती है। इसके बाद वह फ्यूरियोसा को लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जिस लड़की पर उसने तरस खाया था वही लड़की उसकी जान की दुश्मन बनेगी। जवासा के जाने के बाद तुरंत वह लड़की डिमेंटस को बता देती है कि वह लड़की भाग गई है, जिसके बाद डिमेंटस का एक आदमी जवासा के पीठ पर बंधे एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक पर गोली चला देता है, जिससे वह टैंक ब्लास्ट हो जाता है। आग के कारण जवासा के कपड़े भी जलने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह नहीं रुकती और वहाँ से काफी दूर पहुँच जाने के बाद वह आग बुझाती है और जलते हुए कपड़े को उतार कर फेंक देती है। जवासा डिमेंटस के इलाके से काफी दूर निकल जाती है और तूफान की वजह से उनके बाइक के टायर के निशान भी मिट चुके थे। उसे लगता है कि अब वह सुरक्षित है और कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन तभी उसे दूर से कई बाइकों की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत अपनी बाइक लेकर वहाँ से आगे निकल जाती है। दूसरी तरफ डिमेंटस अपनी पूरी सेना के साथ अपने कुत्तों की मदद से जवासा की गंध सूंघकर उनका पीछा कर रहा होता है। जवासा समझ जाती है कि अगर वह अपने इलाके की ओर जाएगी तो डिमेंटस उनका पीछा करते हुए हरी घाटी तक पहुंच जाएगा, इसलिए वह एक फैसला करती है। वह फ्यूरियोसा को हरी घाटी के बीज देती है और उसे बाइक पर बिठाकर हरी घाटी की ओर भेज देती है और खुद डिमेंटस की सेना को रोकने के लिए खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर में डिमेंटस की सेना वहां पहुंच जाती है। जवासा एक एक करके डिमेंटस के कई आदमियों को मार देती है, लेकिन आखिरकार डिमेंटस के लोग उसे घेर लेते हैं। इसके बाद यह लोग जवासा को एक पेड़ से बांधकर उसे टॉर्चर करके हरी घाटी का पता पूछते हैं, लेकिन जवासा कुछ नहीं बताती। इधर थोड़ी दूर आगे जाते ही फ्यूरियोसा अपनी माँ की चीखने की आवाज सुन लेती है, जिसके बाद वह वापस उसी जगह लौट आती है जहाँ उन लोगों ने उसकी माँ को बांध रखा होता है। डिमेंटस फ्यूरियोसा को पकड़कर कहता है कि अगर तुम हमें बता दो कि तुम कहाँ रहते हो तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा, लेकिन जवासा उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। इसके बाद यह लोग फ्यूरियोसा के सामने ही उसकी माँ को जिंदा जला देते हैं। ये देखकर फ्यूरियोसा पूरी तरह से टूट जाती है। डिमेंटस फ्यूरियोसा को इसी उम्मीद में बंदी बना लेता है कि एक ना एक दिन वह हरी घाटी के बारे में जरूर बताएगी। अब फ्यूरियोसा को एक बूढ़े खगोल नौविज्ञान के साथ पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, जो सितारों और खगोलीय पिंडों के जरिए रास्ता खोजने वाला आदमी होता है। वह फ्यूरियोसा से कहता है कि अगर तुम खगोल नौविज्ञान के बारे में सीख गई तो डिमेंटस तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। एक रात जब सब लोग सो रहे होते हैं तो फ्यूरियोसा अपने हाथ पर एक नक्शा बनाती है जो सितारों के जरिए उसे उसके घर तक पहुंचा सकता है। अगले दिन डिमेंटस अपनी सेना के साथ खाने और पानी की तलाश में भटक रहा होता है। तभी उन्हें आसमान में लाल धुएं का एक सिग्नल दिखाई देता है, जिसके बाद डिमेंटस उसी दिशा में अपना बाइक मोड़ देता है। वहाँ उन्हें एक वॉर बॉय मिलता है। वह बताता है कि मैं अर्श किले से आया हूँ, जहाँ खाने और पानी की कोई कमी नहीं है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें अर्श किले तक पहुँचने का रास्ता दिखा सकता हूँ। ये सुनकर डिमेंटस उसे अपने साथ लेकर अपनी पूरी सेना के साथ उस किले तक पहुँचता है। वह किला एक ऊंचे पहाड़ पर बना होता है, जहाँ शुद्ध पानी और हरियाली होती है, लेकिन नीचे रहने वाले लोगों की जिंदगी नर्क से भी बदतर होती है। वे जमीन के अंदर गड्ढों में रहते हैं और खाने और पानी के लिए पूरी तरह किले के मालिक पर निर्भर होते हैं। डिमेंटस अपनी पूरी सेना के साथ किले के नीचे पहुंचता है और जोर से चिल्लाकर सबको बताता है कि मुझे इस किले का मालिक चाहिए, जो तुम लोगों पर अत्याचार करता है और तुम्हें गुलाम बनाकर रखता है। अगर मैं इस किले का मालिक बन गया तो सबको जितना चाहिए उतना खाना और पानी मिलेगा। डिमेंटस ऐसा कहकर सब लोगों को भड़का रहा होता है ताकि वह सब उसके साथ शामिल हो जाए, लेकिन डिमेंटस को यह नहीं पता होता कि यह लोग अपने मालिक को गॉड मानते हैं और उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तभी किले का मालिक सामने आता है, जिसका नाम इमोटन जो है। उसने अपने चेहरे पर एक मास्क और शरीर पर
पर सफेद रंग का कवच पहना होता है। उसका कमांडर डिमेंटस से कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना जिंदा नहीं बचोगे, लेकिन डिमेंटस कहता है हम डर कर भागने वालों में से नहीं हैं, हम वो तूफान है जो जमीन को चीर कर निकल जाते हैं। वहाँ किले के चारों तरफ बहुत सारे वॉर बॉयज खड़े होते हैं। तभी इमोर्टन जो अपने एक वॉर बॉय को इशारा करता है, जिसके बाद वह वॉर बॉय विस्फोटक हथियार लेकर सीधा डिमेंटस की सेना के बीच कूद जाता है, जिससे वहाँ जोरदार धमाका होता है और डिमेंटस के कई लोग मारे जाते हैं। ये देखकर डिमेंटस घबरा जाता है। तभी इमोर्टन जो का कमांडर कहता है कि हमारे पास ऐसे हजारों वॉर बॉय हैं जो इमोर्टन जो के एक इशारे पर मरने को तैयार हैं। इसके बाद वॉर बॉयज डिमेंटस के लोगों पर हमला कर देते हैं और उसके कई साथियों को मार देते हैं। कुछ वॉर बॉयज हुक की मदद से डिमेंटस की बाइकों को ऊपर खींचने लगते हैं। इसी दौरान डिमेंटस देखता है कि जिस पिंजरे में फ्यूरियोसा कैद है उसे भी यह लोग ऊपर खींच रहे हैं। साथ ही नीचे सुरंग में रहने वाले लोग भी फ्यूरियोसा पर टूट पड़ते हैं और उसे नीचे सुरंग में ले जाने लगते हैं। यह सब देखकर डिमेंटस उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक वह लोग फ्यूरियोसा को खींचकर नीचे ले जाते हैं। अंदर हम देखते हैं कि वहाँ इंसानों का सड़ा हुआ मांस लटका हुआ है और मक्खियाँ भिन्न भिना रही होती हैं। दरअसल यह लोग भूख के कारण इंसानों को भी खा जाते हैं। वे फ्यूरियोसा के साथ भी ऐसा ही करने वाले थे, लेकिन तभी डिमेंटस सही समय पर उसे बचा लेता है। इमोर्टन जो के आदमी डिमेंटस की सेना पर भारी पड़ रहे थे, इसलिए डिमेंटस के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह फ्यूरियोसा को लेकर अपनी सेना के साथ वहाँ से निकल जाता है, लेकिन डिमेंटस इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। इसके बाद डिमेंटस ऑयल टाउन पर नजर रखता है, जो खाने और पानी के बदले इमोर्टन जो को डीजल की सप्लाई करते हैं। इसलिए डिमेंटस ऑयल टाउन पर कब्जा करने का प्लान बनाता है ताकि वह इमोर्टन जो से खाना और पानी हासिल कर सके। इसके बाद वह ऑयल टाउन से डीजल लेकर आ रहे टैंकर को घेर लेते हैं और उस टैंकर में जितने भी लोग होते हैं वे उन सभी को मार डालते हैं। इसके बाद डिमेंटस के लोग अपना गेटअप वॉर बॉयज जैसा बना लेते हैं ताकि वे ऑयल टाउन के अंदर जा सके। फिर वे लोग उस टैंकर को वापस ऑयल टाउन की ओर ले जाने लगते हैं, जबकि डिमेंटस और उसके बाकी लोग उनका पीछा करते हैं ताकि ऐसा लगे कि ऑयल टैंक पर हमला हुआ है। पहले तो ऑयल टाउन के लीडर को उन पर शक होता है, इसलिए वह गेट खोलने से मना कर देता है, लेकिन डिमेंटस टैंकर पर सवार अपने ही लोगों को मारने लगता है ताकि ऑयल टाउन के लीडर को लगे कि सच में उनके लोगों पर हमला हो रहा है, और वैसा ही होता है। ये सब देखकर ऑयल टाउन का लीडर जल्दी से गेट खोलने का आदेश दे देता है, मगर जैसे ही टैंकर अंदर आता है वे लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन टैंकर में छिपे डिमेंटस के लोग बाहर निकलकर वहां के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर दरवाजा खोल देते हैं। इसके बाद डिमेंटस की पूरी सेना अंदर घुस जाती है और ऑयल टाउन पर कब्जा कर लेती है। फिर वह ऑयल टाउन के लीडर को बंदी बनाकर इमोर्टन जो के पास ले जाते हैं। डिमेंटस कहता है कि अब से ऑयल टाउन पर मेरा राज होगा, इसीलिए अब से उन्हें आधा टैंकर ही डीजल मिलेगा और उन्हें खाना और पानी की सप्लाई बढ़ानी होगी। लेकिन इमोर्टन जो उसकी डील मानने से इनकार कर देता है, जिस वजह से वह उस पुराने लीडर को मार देता है। तभी इमोर्टन जो की नजर फ्यूरियोसा पर पड़ती है और वह डिमेंटस से पूछता है कि यह लड़की कौन है। डिमेंटस कहता है कि यह उसकी बेटी है, लेकिन फ्यूरियोसा साफ मना कर देती है कि मैं इसकी बेटी नहीं हूँ, इसने मेरी माँ को जिंदा जलाकर मार दिया है। इसके बाद इमोर्टन जो कहता है कि तुमने जो कहा मैं मानने को तैयार हूँ और मैं तुम्हारा सप्लाई भी बढ़ा दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे यह लड़की चाहिए ताकि वह बड़ी होकर उसके लिए बच्चे पैदा कर सके, क्योंकि इमोर्टन जो के जितने भी बच्चे पैदा होते थे उनमें कोई ना कोई बीमारी होती थी। इसलिए उसे लगता है कि अगर फ्यूरियोसा उसके लिए बच्चे पैदा करेगी तो उसके बच्चे एकदम स्वस्थ होंगे। जिसके बाद फ्यूरियोसा को एक सीक्रेट रूम में ले जाया जाता है जहाँ पहले से ही कई औरतें कैद थीं जो इमोर्टन जो के लिए बच्चे पैदा करती थीं। एक दिन इमोर्टन जो का बड़ा बेटा रिक्टस फ्यूरियोसा के बालों को गलत तरीके से छूता है। इससे बचने के लिए फ्यूरियोसा अपने बाल काटकर एक विग बना लेती है और रात में उसे पहनकर सो जाती है। तभी रिक्टस चुपके से उस रूम में आता है और फ्यूरियोसा को उठाकर अपने साथ ले जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके बाल पकड़ता है तो विग उसके हाथ में रह जाती है और फ्यूरियोसा वहाँ से भाग निकलती है। वह जाकर एक पुल के नीचे छिप जाती है। रिक्टस उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँचता है, लेकिन तभी उसका भाई उसे देख लेता है। वह उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन विक्टस उसे कहता है नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा कि शायद कोई यहाँ से भाग रहा है इसलिए मैं देखने आया था। जिसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। अब कहानी कई साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि इमोर्टन जो की सेना एक वॉर टैंकर बना रही है, एक ऐसी मशीन जो भारी हथियारों से लैस है और किसी भी हमले का सामना कर सकती है। इस टैंकर को बनाने में फ्यूरियोसा भी उनकी मदद कर रही होती है, लेकिन वह एक लड़के का भेष बनाकर उनके बीच छिपी होती है। उसका प्लान होता है कि टैंकर तैयार होते ही वह यहाँ से भाग जाएगी, इसीलिए वह कुछ दिनों का राशन और एक बाइक टैंकर के नीचे छिपा देती है। जब टैंकर पूरी तरह तैयार हो जाता है तब हम जैक को देखते हैं जो उस टैंकर में खाने की सप्लाई लेकर डीजल लेने ऑयल टाउन जा रहा है। फ्यूरियोसा भी उसी टैंकर के नीचे छिप जाती है। जब टैंकर दुश्मन के इलाके से गुजरता है तो कुछ लुटेरे उस पर हमला कर देते हैं। इस हमले में टैंकर के साथ चल रहे कई वॉर बॉयज मारे जाते हैं। इसी दौरान एक राइडर फ्यूरियोसा पर भी हमला करता है, लेकिन फ्यूरियोसा उस राइडर को लात मारकर नीचे गिरा देती है, जिससे वह राइडर टैंकर के नीचे कुचल जाता है। इसके बाद फ्यूरियोसा भी लड़ाई में कूद पड़ती है और जैक की मदद करने लगती है। तभी अचानक उसके सर
सर से कपड़ा हट जाता है और जैक देख लेता है कि फ्यूरियोसा एक लड़की है जो भेस बदलकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। फिर दोनों मिलकर सभी रेडर्स को मार गिराते हैं, लेकिन तभी फ्यूरियोसा पीछे से जैक पर गन तान देती है। वह उसे टैंकर रोककर नीचे उतरने के लिए कहती है ताकि वह टैंकर लेकर भाग सके, लेकिन जैक बहुत चालाकी से ब्रेक लगाकर उसे नीचे गिरा देता है और खुद टैंकर लेकर चला जाता है। अब फ्यूरियोसा की इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है और वह काफी दुखी हो जाती है। इस रेगिस्तान में अब वह बिल्कुल अकेली होती है। तभी वह देखती है कि जैक वापस आ रहा है। वह कहता है कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है और लड़ने का जज्बा भी है, लेकिन तुम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें रोड जंगों के सारे पैतरे सिखाऊंगा और तुम्हारे मकसद को पूरा करने में भी मदद करूंगा। इसके बाद फ्यूरियोसा उसकी टीम में शामिल हो जाती है। एक दिन जैक उसे एक बंदूक गिफ्ट करता है और कहता है कि तुम जहाँ भी जाना चाहो जा सकती हो, मैं तुम्हारे लिए खाना, पानी और गाड़ी का इंतजाम करवा दूंगा। तभी यह लोग टैंकर लेकर ऑयल टाउन पहुंचते हैं, जहां डिमेंटस के लोग इन पर हमला कर देते हैं और इन्हें बिना डीजल लिए ही वापस लौटना पड़ता है। जब यह लोग इमोर्टन जो को जाकर बताते हैं तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इसके बाद वह डिमेंटस के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। वह जैक और फ्यूरियोसा से कहता है कि कल सुबह तुम खाली टैंकर लेकर बुलेट बाग जाओगे और वहाँ से जितना भी गोला बारूद मिले सब यहाँ लेकर आना। जिसके बाद शाम को फ्यूरियोसा और जैक एक पहाड़ी पर मिलते हैं। तभी जैक फ्यूरियोसा के हाथ पर बना नक्शा देखता है और पूछता है कि यह जगह कहाँ है। तब फ्यूरियोसा उसे वह बीज दिखाती है जो उसे उसकी माँ ने दिया था। वह कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, यहाँ से बचकर भागने का यह सबसे अच्छा मौका है। जैक भी उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। अगली सुबह यह दोनों वॉर टैंकर के साथ बुलेट बैग के लिए निकल पड़ते हैं। तभी जैक बीच रास्ते में टैंकर रुकवा देता है और एक कार में खाने पीने का सामान और 2 बाइक्स लोड करवाकर फ्यूरियोसा को दे देता है। अब जैसे ही ये लोग बुलेट बैग के अंदर एंटर होते हैं, वहाँ डिमेंटस ने पहले ही कब्जा कर लिया होता है और वह इन पर हमला कर देते हैं। फ्यूरियोसा जल्दी से अपनी कार को रिवर्स लेकर बाहर निकल जाती है, मगर जैक टैंकर के साथ अंदर ही फंस जाता है और उसके सभी जंगबाज साथी मारे जाते हैं। फ्यूरियोसा उसे बाहर निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन डिमेंटस के लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसीलिए जैक उसे यहाँ से चले जाने का इशारा करता है, लेकिन फ्यूरियोसा उसे छोड़कर नहीं जाती। वह डिमेंटस और उसके लोगों का सामना करती है और जैक को बचाकर किले से बाहर ले आती है। इसके बाद ये दोनों कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। फ्यूरियोसा बताती है कि उन्हें पूर्व की ओर 3 दिनों का सफर तय करना है, जिसके बाद वे नमक के रेगिस्तान तक पहुँचेंगे और वहाँ से आगे का सफर उन्हें बाइक से तय करना होगा। तभी वह देखते हैं कि डिमेंटस उनका पीछा करते हुए उनके काफी करीब पहुँच गया है। इसी दौरान डिमेंटस का एक आदमी जैक के हाथ पर गोली चला देता है और जब फ्यूरियोसा उसे मारने जाती है तो उसका हाथ 2 गाड़ियों के बीच आकर घायल हो जाता है। इसके बाद डिमेंटस अपने मॉन्स्टर ट्रक से उनकी कार को टक्कर मारकर पलट देता है और दोनों को पकड़ लेता है। फिर वह जैक को बाइक के पीछे बांधकर उसे टॉर्चर करता है और अपने शिकारी कुत्तों को छोड़ देता है। वह कुत्ते जैक को नोच नोच कर मार डालते हैं। वहीं फ्यूरियोसा को भी उस मॉन्स्टर ट्रक के पीछे लटका देते हैं, जहां वह अपनी आंखों के सामने जैक को मरते हुए देखती है। वह लोग जैक को बाइक के पीछे बांधकर चारों तरफ घुमा रहे होते हैं, जिससे वहाँ काफी धूल उड़ने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर फ्यूरियोसा वहाँ से भाग निकलती है, मगर इसके बदले उसे अपने हाथ की कुर्बानी देनी पड़ती है। साथ ही वह डिमेंटस के मॉन्स्टर ट्रक को भी खराब कर देती है, जिससे वह उसका पीछा नहीं कर पाता। रेगिस्तान में चलते चलते फ्यूरियोसा बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक मिट्टी के गड्ढे में पाती है, जहाँ इंसानों के कई कटे हुए हाथ पैर लटके हुए होते हैं, जिनमें काफी कीड़े रेंग रहे होते हैं। वहाँ के लोग उन्हीं कीड़ों को खाकर जिंदा रहते हैं। फ्यूरियोसा किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है। इसके बाद वह अर्श किले के अंदर पहुँच जाती है। दूसरी तरफ इमोर्टन जो दूरबीन से देखता है कि ऑयल टाउन में आग लगी हुई है और धुआं उठ रहा है। वह समझता है कि शायद वहाँ के लोगों ने डिमेंटस के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है और इसी मौके का फायदा उठाकर वे ऑयल टाउन पर फिर से कब्जा कर लेंगे। इमोर्टन जो वॉर बॉयज को जंग के लिए तैयार होने का आदेश देता है, लेकिन तभी वहाँ फ्यूरियोसा आ जाती है और कहती है डिमेंटस तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अगर तुम एक बार यह किला छोड़कर चले गए तो वह इस किले पर कब्जा कर लेगा। ऑयल टाउन में कोई आग नहीं लगी, वो सिर्फ डिमेंटस की एक चाल है। दूसरी तरफ हम डिमेंटस को देखते हैं जो ऑयल से रास्ता गीला कर रहा होता है ताकि धूल न उड़े और अपनी पूरी सेना के साथ अर्श किले की तरफ बढ़ रहा होता है। इधर इमोर्टन जो भी एक प्लान बनाता है और अपने कुछ वॉर बॉयज को ऑयल टाउन की ओर भेजता है। थोड़ी देर बाद जब डिमेंटस देखता है तो उसे धूल उड़ती हुई दिखाई देती है, जिससे उसे लगता है कि इमोर्टन जो अपनी सेना के साथ ऑयल टाउन जा रहा है, जिसके बाद वह अर्श किले पर कब्जा करने निकल पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमोर्टन जो कि वॉर बॉयज डिमेंटस को गुमराह करने के लिए बाइक में टायर लगाकर धूल उड़ा रहे होते हैं। जैसे ही डिमेंटस की सेना अर्श किले तक पहुंचती है, तभी इमोर्टन जो की सेना उस पर हमला कर देती है और अब इन दोनों ग्रुप के बीच एक भयंकर जंग शुरू हो जाती है, जो लगभग 40 दिन तक चलती है, जिसमें दोनों ही तरफ के काफी सारे योद्धा मारे जाते हैं। वहीं हम फ्यूरियोसा को देखते हैं जो हाथ के कट जाने से अपने घर का रास्ता भूल चुकी है, लेकिन आज भी उसे अपनी माँ की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। तभी उसे पता चलता है कि डिमेंटस मैदान
मैदान छोड़कर भाग रहा है, जिसके बाद वह एक आर्टिफिशियल हैंड को अपना सहारा बनाती है और साथ ही अपने बालों को काटकर डिमेंटस का पीछा करने निकल जाती है। वहीं डिमेंटस, जो अपने कुछ साथियों के साथ बचकर भाग रहा था, फ्यूरियोसा उन्हें एक एक करके मारने लगती है। डिमेंटस फ्यूरियोसा को भटकाने के लिए सबको अलग अलग डायरेक्शन में भागने के लिए कहता है, लेकिन फ्यूरियोसा एक एक करके सभी राइडर्स को मार देती है। तभी वह स्नाइपर से एक राइडर पर निशाना लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह राइडर गलती से दुश्मन के इलाके में चला जाता है और वह लोग उसे मार देते हैं। वहीं डिमेंटस बचने के लिए रेतीले तूफान में जाकर छिप जाता है, मगर फ्यूरियोसा उसे ढूंढ लेती है। जिसके बाद डिमेंटस जैसे ही फ्यूरियोसा पर गोली चलाने की कोशिश करता है तो गन खाली होती है। फिर वह बचकर वहां से भागने लगता है, लेकिन फ्यूरियोसा कार से उसका पीछा करती है। डिमेंटस समझ जाता है कि फ्यूरियोसा से बचकर भागना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वह उसके सामने सरेंडर कर देता है। लेकिन फ्यूरियोसा उसे इतनी आसान मौत नहीं देने वाली थी। वह उसे कार के पीछे बांधकर ठीक उसी तरह टॉर्चर करती है जैसे उसने जैक के साथ किया था। इसके बाद डिमेंटस फ्यूरियोसा से कहता है कि तुम कौन हो, क्योंकि ऐसा बर्ताव इंसान सिर्फ बदले की आग में ही कर सकता है। तब फ्यूरियोसा उसे याद दिलाती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसकी माँ को तुमने 15 साल पहले जिंदा जलाकर मार डाला था, लेकिन उसे फिर भी कुछ याद नहीं आता है। तब फ्यूरियोसा उसे और पीटती है। जिसके बाद जब डिमेंटस बेहाल होकर जमीन पर पड़ा था, तब फ्यूरियोसा उसके टैडी को अपने हाथ में उठाती है। तभी डिमेंटस को याद आ जाता है कि यह वही लड़की है जिसे उसने इमोर्टन जो को सौंपा था। वह कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे का ही इंतजार था, जो मुझे इस नर्क जैसी दुनिया से आजाद करेगा। जिसके बाद फ्यूरियोसा उसे पेड़ से लटकाकर धीमी आंच पर जलाती है, जैसे डिमेंटस ने उसकी माँ के साथ किया था। अब कहानी कुछ साल आगे जाती है और हम अर्श किले की गहराइयों में एक ऐसे शख्स को देखते हैं जिसकी बॉडी के बीच से एक पेड़ उग रहा है, और यह शख्स कोई और नहीं बल्कि डिमेंटस है, जो दर्द से आज भी तड़प रहा है। उसे दर्दनाक मौत देने के लिए फ्यूरियोसा ने उसकी बॉडी में वही बीज उगाया था जो उसे उसकी माँ ने दिया था। अब जब उस पेड़ पर पहला फल उगता है तो वह उसे उन 5 लड़कियों में बांट देती है जिनको इमोर्टन जो ने बच्चे पैदा करने के लिए बंदी बनाकर रखा होता है। अब कुछ दिन बाद फ्यूरियोसा उन 5 लड़कियों को वॉर टैंकर में छिपा देती है और उन्हें लेकर वहां से निकल जाती है, और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। अगर आपको इसका आगे का पार्ट देखना है तो वह आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां क्लिक करके देख सकते हैं।